सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस एनटीए ने नीट 2024 के सिलेबस में रिसेंटली ऐड किया। ये पर्टिकुलर चैप्टर एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। इसका वेटेज नीट के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन का है। हम इस चैप्टर को 4 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा कैटायन, तीसरा होगा एनायन और चौथा होगा प्रोसीजर टू एनालाइज सॉल्ट। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि अगर हमें कोई सॉल्ट दिया जाए तो हमें कैसा पता लगेगा कि वो सॉल्ट कौन सा है, वो सॉल्ट किस मेटल का है, वो सॉल्ट किस नॉन मेटल का बना है। इसी सब को हम आगे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड अपना एनायनिक पार्ट डोनेट करता है एक सॉल्ट बनाने के लिए और बेस अपना कैटायनिक पार्ट डोनेट करता है एक सॉल्ट बनाने के लिए। तो बेस का कैटायन और एसिड का एनायन जुड़ के बनता है सॉल्ट। इसलिए कैटायन को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं और एनायन को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। इतनी बात समझ के एसिड रेडिकल की हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली जो H2SO4 के साथ वोलेटाइल कंपाउंड दे और दूसरा जो H2SO4 के साथ वोलेटाइल कंपाउंड ना दे। अब ये वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है? वोलेटाइल कंपाउंड मतलब जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करे। अगर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2SO4 डालने के बाद, तब हम उसे वोलेटाइल बोलेंगे। वोलेटाइल कंपोनेंट 2 तरह के से हम निकाल सकते हैं। पहला H2SO4 डाल के डाइल्यूट, दूसरा H2SO4 डाल के कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट H2SO4 से कौन कौन सॉल्ट हमारे वोलेटाइल कंपाउंड देंगे? पहला हमारा कार्बोनेट का सॉल्ट, दूसरा हमारा बाइकार्बोनेट का सॉल्ट, हमारा सल्फाइड का सॉल्ट और बाइसल्फाइड का सॉल्ट, हमारा सल्फाइड का सॉल्ट और नाइट्राइट का सॉल्ट, हमारा कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट और थायोसल्फेट का सॉल्ट। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हमें कौन कौन वोलेटाइल कंपाउंड देंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट और ऑक्सीलेट। दूसरी तरफ हम आते हैं जो H2SO4 के साथ वोलेटाइल कंपाउंड नहीं देते। ये 2 तरीके के रिएक्शन देते हैं। एक तो रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा, ये सोल्यूशन में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा जो प्रेसिपिटेट बना देंगे। रिडॉक्स रिएक्शन देने वाले होते हैं हमारे क्रोमाइड के सॉल्ट, हमारे डाइक्रोमाइड के सॉल्ट, हमारे मैंगनेट के सॉल्ट और परमैंगनेट के सॉल्ट। प्रेसिपिटेट बनाने वाले होते हैं हमारे सल्फेट के सॉल्ट, फॉस्फेट के सॉल्ट, आर्सेनेट के सॉल्ट और आर्सेनाइट के सॉल्ट। ये है बच्चों थायोसल्फाइड। थायोसल्फाइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ये रिडॉक्स चैप्टर जो है उस पर पूछा जाता है। इसकी पर्टिकुलरली सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, ये आपको लर्न करना है। इसमें जो सेंट्रल सल्फ़र होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3 और जो बाहर वाला सल्फ़र होता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2। अंदर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 और बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। अब ऐसा क्यों हुआ? बच्चों आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा परसेंटेज s करेक्टर होता है वो 25% होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा परसेंटेज s करेक्टर होता है वो होता है 33% अप्रॉक्सीमेटली। अब इससे होता क्या है? जिसका s करेक्टर ज़्यादा होता है बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वाला सल्फ़र इस वाले सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब बॉन्ड बना रहा है ये डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा, इसलिए इसमें -2 आ गया और जिसके इसने खींचे उस पर +6 आ गया। काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन ने 1 लिया, 1 2 3 4 5 6। फिर हम आते हैं ऑक्सीलेट पे। ऑक्सीलेट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी है जो होती है +3। अब हम आते हैं
कि जो पर्टिकुलर सॉल्ट होते हैं वो कैसे हमें वॉलेटाइल कंपोनेंट देते हैं। जैसे कि अगर हमने कार्बोनेट का सॉल्ट लिया, उसमें हमने एसिड डाला अपना, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्ट कार्बोनेट का था। सल्फाइड का जो सॉल्ट होगा वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड देगा। जो सल्फाइड का सॉल्ट होगा वो हमें H2S देगा। जो NO2 का सॉल्ट होगा यानी कि नाइट्राइड का सॉल्ट होगा वो हमें NO गैस देगा, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन में हमें रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस मिलेगी। बच्चों एक बात याद रखेंगे कि NO जो है वो एक न्यूट्रल गैस है और NO2 एक एसिडिक गैस है। थायोसल्फेट से हमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, जो फर्दर डिकम्पोज होकर हमें सल्फर डाइऑक्साइड देगा। फ्लोरीन से हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F2 मिलेगा। क्लोरीन से हमें HCl, ब्रोमीन से हमें HBr और Br2 मिलेगा। SO2, अच्छा जो ये ब्रोमीन है इसमें SO2 कहाँ से आया बच्चों? ये SO2 हमारा H2SO4 से रिलीज हुआ है। सिमिलरली आयोडीन में हमें HI मिलेगा और I2 मिलेगा। नाइट्रेट में हमें नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर डिकम्पोजिशन पे ये हमें NO2 और O2 देगा। अब बच्चों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। ऑक्सलेट आयन को जब हम H2SO4 डालते हैं तो सबसे पहले तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। इसको जब हम डालते हैं तो हमें सबसे पहले H2C2O4 मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद करना है। दूसरी चीज़, ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों देता है। फॉर्मिक एसिड की जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अब क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, आपको बोल देगा कि हमने ऑक्सैलिक एसिड था, कुछ ऑक्सैलिक एसिड का वेट दे देगा और बोलेगा इसको हमने हीट किया, डिकम्पोज किया और हमें गैस मिली। हमने फॉर्मिक एसिड के साथ भी ऐसे ही किया, हमको कुछ गैस मिली। वो गैसेस हमने पास कराई किससे? KOH से। KOH से पास कराने के बाद हमको जो गैस बची उसका वेट बताओ। अब इसमें कैच यही पड़ता है कि जो KOH होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता नहीं है, जिस कारण क्या होता है, अब इसमें जो CO2 है वो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारा कंपोनेंट बचेगा वो बनेगा CO। तो जो वेट होगा हमारा वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। यही इस क्वेश्चन का कैच बनता है, ये आपको याद रखना है। अब जो गैस निकलेगी तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। सबसे पहले हम आ गए कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस एसिडिक गैस है जो कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस शो करता है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब क्या हुआ? झाग बनाता है। जैसे सोडा की बोतल में झाग बनता है वैसे ये झाग बनाता है। ये डायमैग्नेटिक होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन रिडॉक्स होता है और लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। पर अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो लाइम वाटर वापस से कलरलेस हो जाएगा। एक्चुअली में लाइम वाटर मिल्की होता क्यों है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। लाइम वाटर का फॉर्मूला जो होता है CaOH2। इसमें जो हम डालते हैं CO2 तो ये CaCO3 बनाता है जो कि सोल्यूशन को मिल्की कर देता है। अब जब हम एक्सेस CO2 डालते हैं तो ये CaHCO3 यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब बाइकार्बोनेट जो होता है वो सोल्यूशन को वापस से कलरलेस कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, 3 रेजोनेटिंग इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। ये sp हाइब्रिडाइज होता है, इसकी एक पोलैरिटियाँ होती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा नॉन पोलर हो जाता है। SO2 कलरलेस होता है, एसिडिक होता है। बर्निंग सल्फर की स्मेल, बर्निंग सल्फर की स्मेल क्या होगी बच्चों? जब हम माचिस जलाते हैं और माचिस बुझ जाती है तो हमें एक अजीब सी ऑर्डर देखने को मिलती है, वो ही हमारी बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है।
सफोकेटिंग ऑर्डर होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ये भी बच्चों लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अब हम इसका अंदर का जो कैच है वो आगे देखेंगे। इस बेचारे के भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी तरह सिमिलर लग रहा होगा आपको। तो इसका भी जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो 0 होती है, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ओवरऑल जो ऑक्सीजन की पोजीशन होती है वो कुछ ऐसी आती है, जिसकी वजह से इसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है। अब आपको एक सॉल्ट दिया गया, सॉल्ट को हमने टेस्ट किया लाइम वाटर के साथ, वो मिल्की हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कार्बोनेट का सॉल्ट था या सल्फाइड का सॉल्ट था? यही पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं KMnO4 और K2Cr2O7 का। एसिडिफाइड, बच्चों याद रखना, एसिडिफाइड नॉट एल्कलाइन। एसिडिफाइड KMnO4 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का होता है। इसमें जैसे ही हम SO2 गैस को डालते हैं वो कलरलेस हो जाता है। CO2 का कोई असर नहीं होता इसमें। सिमिलरली K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, उसमें जब हम SO2 डालते हैं तो ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन मतलब Cr+3। अब KMnO4 को समझेंगे। KMnO4 में जो Mn की प्लस स्टेट, Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +7। ये पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। अब पर्पल और वॉयलेट में क्या फ़र्क होता है ये मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो पर्पल भी एक जैसा लगता है, वॉयलेट भी सेम ही लगता है। पर अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताएं मुझे कि पर्पल और वॉयलेट में फ़र्क क्या होता है। फ़िलहाल के लिए पर्पल वॉयलेट जिसको जो बोलना है वो याद कर ले। K2Cr2O7 हमारा ऑरेंज कलर का होता है, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें +6। अब हम आ गए हैं H2S पे। H2S जो होता है वो एक कलरलेस गैस है, एसिडिक गैस है। सड़े अंडे की स्मेल यानी रोटन एग स्मेल आती है। ये एक रिड्यूसिंग गैस है। रिड्यूसिंग गैस का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये किसी, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। ये H+ आयन रिलीज़ करता है, जो कि सामने वाले से जुड़ के हमें क्या देता है, हमारा जो कंपोनेंट होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है। इसलिए हम इसे रिड्यूसिंग गैस बोलते हैं। ये जो H2S गैस होते हैं नाइट्रोपोसाइड का टेस्ट नहीं देती है, ये हम याद करेंगे। नाइट्रोपोसाइड का टेस्ट, अब बच्चों आप बोलोगे नाइट्रोपोसाइड का जो टेस्ट होता है वो तो होता है सल्फ़र के लिए ही है, पर बेटे ये जो नाइट्रोपोसाइड का टेस्ट होता है ये सॉल्ट देते हैं, ये गैस नहीं देती। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो गैस है ये क्या है, कोवेलेंट है। और जब हम इसको पानी यानी कि पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे ये ढंग से डिज़ोल्व होती नहीं है। तो नाइट्रोपोसाइड टेस्ट ये देगा, पर उतनी एक्सटेंट में नहीं देगा, मतलब उतने अच्छे से नहीं देगा जितना कोई सॉल्ट देगा। तो हम इसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए नाइट्रोपोसाइड टेस्ट का यूज़ नहीं करते। हाँ, इसको हम सोडियम से रिएक्ट करा के फिर हम उसका नाइट्रोपोसाइड टेस्ट करके फिर हम कंफर्म करते हैं कि हाँ, जो सॉल्ट दिया गया था वो सल्फाइड का सॉल्ट था। और इसका सबसे अच्छी टेस्टिंग होती है लेड एसिडेट पेपर। लेड एसिडेट पेपर को ये ब्लैक बना देता है PBS की फॉर्मेशन से। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि लेड का जो सल्फाइड होता है वो ब्लैक होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये हम याद करेंगे। उसके बाद NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, पैरामैग्नेटिक गैस होती है, एसिडिक गैस होती है, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देती है इन वाटर। HF कलरलेस गैस होती है, एसिडिक गैस होती है, ग्लास को डिज़ोल्व करती है, इसलिए इसका यूज़ हम एचिंग ऑफ ग्लास में यूज़ करते हैं। HCl कलरलेस होता है। HCl, HI, HBr ये तीनों कलरलेस होते हैं, पंजेंट होते हैं, एसिडिक होते हैं, और इनका नेचर होता है रिड्यूसिंग, मतलब ये भी H+ डोनेट करते हैं और सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नीचे दिया गया है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये आपको याद करना है। फिर आ गया हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली में होता क्या है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन को हम एक ऐसे करके
हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको हम मेल्ट कर देते हैं, उसकी टिप को हम डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं। अब ब्रोमीन जो होता है उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में इतना एग्जिस्ट करता है, पर मैक्सिमम जो होता है ना इसका, ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर जो ब्रोमीन की जो एक्चुअल स्टेट है, जो हम उसको रेफरेंस स्टेट बोलते हैं, वो तो लिक्विड है, पर रूम टेम्परेचर पे ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसटीपी पे ये लिक्विड हो जाता है। ये वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। अब हम आ गए आयोडीन पे। आयोडीन हमारी वॉलेट वेपर फॉर्म करता है, ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। NaOH में देगा, वाटर में नहीं देगा। स्टार्च सोल्यूशन को ब्लू करता है, KI सोल्यूशन को ब्राउन करता है। इसी के साथ बच्चों बस इतना ही। देखिए बच्चों, सक्सेस इज नॉट फॉर लेजी। बस बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटायन, फिर हम पढ़ेंगे एनायन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरी भी हेल्प होती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।